सरकारी नौकरियां अनेक परीक्षा एक। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आज देश के 3 करोड़ युवाओं की बात करेंगे जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। उन परिवारों की बात करेंगे जो अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी होने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब सरकारी नौकरी पाने का रास्ता बदल गया है। ये पहले से और आसान हो गया है क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को हरी झंडी दे दी गई है, जो सभी सरकारी सेंट्रल की जो नौकरियां होंगी उनके लिए एक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। अगर आप भी आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो आपको जो नए पैटर्न के हिसाब से अब अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। अब देश के करोड़ों युवाओं को एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं उसमें बैठने के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। पहले 3 चरणों में ये परीक्षा होती थी। अब इन तीनों सरकारी विभागों के लिए एक ही परीक्षा होगी यानी कि सीईटी। और पहले हर प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करना होता था, अलग से फीस उसके लिए देनी होती थी और अलग से परीक्षा केंद्र होते थे। अब ये ऐसी परेशानी जो लोगों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को जो होती थी, अब उसको खत्म कर दिया गया है। अब एक ही परीक्षा, एक ही आवेदन पत्र और एक ही परीक्षा केंद्र से जो है बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और ऐसे में जो ये कहा जा रहा था कि अब इस जो ये नया फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, इससे खास तौर पर युवाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा, जो कि पहले एक फाइनेंशियल बोझ भी कहीं ना कहीं पड़ता था कैंडिडेट्स पर, बच्चों पर, और साथ ही साथ सरकार का जो खर्चा बढ़ता था वो भी अब इससे कहीं ना कहीं कम होगा। तो हम यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है कि अब सभी सरकारी नौकरियों के लिए फिलहाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरियां होंगी उनके लिए एक ही परीक्षा देनी होगी। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर जो ये बड़ा फैसला लिया गया है इससे युवाओं को कैसे फायदा होगा। युवाओं के लिए बड़ा फैसला, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दे दी गई है। ये एजेंसी सभी परीक्षाओं को अब करवाएगी। हालांकि 2021 से इसके तहत परीक्षाएं होंगी। फिलहाल देश में 20 एजेंसियां हैं जो परीक्षा करवाती हैं और एनआरए के तहत 2021 से परीक्षाएं अब देनी होंगी। सीईटी की परीक्षा पास करने के बाद आवेदक तय करेगा कि वो कौन सी परीक्षा पहले देना चाहते हैं। एनआरए साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये 12 भाषाओं में परीक्षा बच्चे दे पाएंगे। भविष्य में इसको 22 भाषाओं में करने का विकल्प सरकार कोशिश करेगी कि इसमें जोड़े। परीक्षा केंद्रों पर भी जो है अब एक ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ये परीक्षाएं ग्रेजुएशन, 12th, 10th पास बच्चे दे पाएंगे। और अलग अलग फॉर्म, फीस, एग्जाम का जो बोझ पहले ज़्यादा पड़ रहा था वो अब कम होगा। सरकारी खर्चे भी इससे कम होंगे और क्योंकि अब एक ही परीक्षा करवाई जाएगी जिसके आधार पर बच्चा आगे अपने करियर के हिसाब से जो है विकल्प, ऑप्शंस चुन पाएंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, कैसे युवा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी युवाओं के मन में हैं कि आखिर इसके बाद जो है अगर एक सीईटी होता है तो क्या उसके बाद प्री एग्ज़ाम्स जो हम देते थे एसएससी में, आरआरबी में और आईबीपीएस में, क्या वो अब भी देने होंगे? तो इन तमाम सवालों के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुराग धारीवाल। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ यहाँ पर चमन देसवाल, एक छात्र भी जुड़ गए हैं। चमन जी, आपका भी स्वागत है खबर फास्ट पर। हम यहाँ पर सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं कि अब सरकारी नौकरियां तो कई होंगी लेकिन परीक्षा एक ही देनी होगी। तो सबसे पहले अनुराग जी, आपका मैं रुख करना चाहूँगी और आप ही से हम समझेंगे, जो कैबिनेट ने अब एनआरए को मंजूरी दी है, हरी झंडी दी है, अब इसका फ़ायदा किस तरीके से आप देख रहे हैं कि आखिर देश के करोड़ों युवाओं को कितना इसका फ़ायदा मिल पाएगा और कितनी सहूलियत हो जाएगी? नमस्कार जी। जी मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल, एक पिक्चर थोड़ा बताना चाहूंगा। जी आप मान के चलिए, एक बच्चे ने अभी अभी +2 की है, 12वीं क्लास पास की है। जी उसके शहर में एक फोटोस्टेट की दुकान है जहाँ पर फार्म मिलते हैं, विभिन्न तरह के फार्म। जी वो दुकान पे गया, उसने अपने हिसाब से सोचा कि मैं 12वीं क्लास का कौन सा फार्म भरूं 12वीं क्लास के हिसाब से। तो जी वहाँ 15 तो बैंकों के फार्म निकले हुए हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एसबीआई,
एसबीआई बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जी। उसको सारे फॉर्म चूज करने। फिर उन सबके उसने फार्म भरे। फिर उसने सोचा कि मुझे तो मेरे क्लरिकल एग्जाम भी देने हैं। उसने फिर क्लरिकल एग्जाम के सारे फार्म ढूंढे, वो जी। सारे फार्म उसने फिलअप किए। उसके बाद उसको अपने लेवल के हिसाब से, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्यों बेरोजगार है वो, जी। उसने सर रेलवे के फार्म ढूंढे, उसने रेलवे के फार्म भरे। लगभग उस बच्चे ने 1 महीने के अंदर 50-60 फार्म भर दिए। जी। अब उन 50-60 फार्मों को भरने के बाद पहले आप देखें, मैं जो पिक्चर जो नॉर्मल छोटे छोटे शहरों में या गाँव में या कस्बों में जो पिक्चर, मैं पिक्चर आपको बता रहा हूँ, जी। वो बच्चा वो सारे फार्म ले आया। जी। उस बच्चे ने उन सभी फार्मों की वो फीस जमा कराएगा। उसके बाद वो बच्चा सोचेगा अब मैं इनकी तैयारी कैसे करूं। तो विभिन्न जब वो बुक शॉप पे जाएगा, तो बुक शॉप पे बड़े बड़े किताबें छपी मिलेंगी। बैंकों के लिए बुक्स, ये यूनियन बैंक के लिए ये पुस्तक है, जी। एमपीडी है, ये आपकी हरियाणा तक विभिन्न तरह की पुस्तक है, रेलवे के लिए ये पुस्तक है, जी। आपकी क्लरिकल के लिए ये पुस्तक है। फिर वो बच्चा अपनी बेरोजगार होते हुए विभिन्न तरह की किताबें उठा के लाएगा। जी। फिर वो उसके बाद उसमें उसकी बात नहीं बनेगी, फिर वो कोचिंग सेंटर में जाएगा और अलग अलग टेस्टों की विभिन्न प्रकार से तैयारी करेगा। जी। उसके बाद उसको विभिन्न डेटों पे, अलग डेट को एग्जाम होगा, कोई इस इतवार को होगा, कोई अगले रविवार को होगा, कोई उसके अगले रविवार को होगा। वो बेचारा बसों का भाड़ा देता रहेगा, भागता रहेगा। और कभी कभी उसके साथ ऐसा होगा कि एक ही दिनांक को 2 एग्जाम हो जाएंगे। जी। आज रेलवे का एग्जाम भी है और आज बैंक का एग्जाम भी है। फिर क्या किया जाए? या रविवार को एग्जाम है दिल्ली में उसका रेलवे का, और जी। सोमवार को उसका एग्जाम है चंडीगढ़ में। जी। अब वो बच्चा कैसे भागेगा? तो आप इस पूरे इसको सोचिए कि बच्चा किस मेंटल हरासमेंट से गुजर रहा है। जी। और बाय चांस किसी वजह से उसने एक पेपर पास भी कर लिया, 2 पेपर पास भी कर लिए, फिर उसकी बात बनेगी या नहीं बनेगी? क्या वो कॉमन जो पहले एंट्रेंस हुआ करता सीजीएल का, क्या उसमें उस रैंकिंग को प्राप्त कर पाया, नहीं कर पाया? कहाँ तक उसकी बात बनी? अब देखिए कितनी उसको मेंटल उसकी हरासमेंट हुई। जो 50 उसने फार्म भरे, 50 जगह उसने फीस भरी, अलग अलग विषयों की उसने किताबें ली, फिर उसने अलग अलग विषयों की उसने कोचिंग ली, और उसके बाद भी किसी भी चीज की कोई भी गारंटी नहीं। इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है? जब बच्चे, एज मैं स्टूडेंट के हिसाब से इस बात को सोचूं, जी। मैंने एक फार्म भरा, जी। एक फार्म भरा, उस फार्म की मैंने अच्छी प्रकार से कोचिंग ली, या मैंने उसकी अच्छी प्रकार से तैयारी की। फिर मैंने कॉमन टेस्ट पास कर लिया। जैसे कि अभी एजुकेशन के अंदर सीबीएसई टेस्ट लेती है सीटेट का, जी। हरियाणा बोर्ड टेस्ट लेता है टीचर के लिए एचटेट का, जी। राजस्थान टेस्ट लेता है आरटेट का, उत्तर प्रदेश टेस्ट लेता है यूपी टेट का। तो उस बच्चे को इतनी कंफ्यूजन की वजह से एक टेस्ट पास कर लिया। उसको पता चल गया भाई तेरे 3 साल की इस टेस्ट की वैलिडता है। जी। उस टेस्ट अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर, ये बात ध्यान में कीजिए, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उस लेवल की जो जो उसमें होगा उसके फॉर्म भरता चला जाएगा। तो 3 साल तक तो टेंशन फ्री, जी। उसे हर साल के 50 या 100 उसको फॉर्म नहीं भरने पड़े, जी। उसको बार बार कोचिंग नहीं लेनी पड़ी, जी। उसको बार बार फेल होने का जो मानसिक उसके ऊपर तनाव है, वो जी। तनाव उसके ऊपर हैवी नहीं हुआ। तो इसका रिजल्ट इसमें बेहतरीन आएगा। उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि अभी जो, जैसे मैंने आपको बताया, विभिन्न जी। एजेंसियां थी। जैसे अभी आपके बीच में शो में है कि 20 रिक्रूटमेंट, 20 का 25-30 होंगे रिक्रूटमेंट एजेंसी आई है। तो यदि एक ही टेस्ट हो जाएगा तो उस बच्चे का पूरा पूरा फोकस उस एक टेस्ट को पास करने में होगा। जी। तो इसका कितना बेहतरीन परिणाम आप निकल के आप इस बात को महसूस कर सकते हैं, इसमें क्या निकल के आएगा। जी, बिल्कुल। और खेमचंद शर्मा जी, अगर आपसे हम जानना चाहें, क्योंकि एनआरए को मंजूरी दी गई है, तो अब एनआरए आगे कैसे काम करेगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2021 से जो है, जो भी परीक्षाएं होंगी एसएससी की और आईबीपीएस की और आरआरबी की, वो अगले साल से शुरू होंगी। तो एनआरए की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से काम करेगा और इसके लिए मतलब क्या सरकार की योजना है? देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को जी। हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और पीएम साहब को युवाओं के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इससे हमारे युवाओं की जो मूल समस्या थी, जो उनका समय बर्बाद होता था, जो उनको एक हरासमेंट होती थी, जी। जो उनको एक कंफ्यूजन रहती थी, जो उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिलता था, उसकी आप देखेंगे जो समस्या है वो दूर होगी। अब युवाओं को एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक लक्ष्य उनके सामने होगा कि उनको जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो पास करना है। उसके जी। बाद अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जहां जहां वो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी वैलिडिटी भी 3 साल तक रहेगी। सरकार ने इस एजेंसी को मंजूरी दी है, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने बोला अगले साल से कॉमन टेस्ट होगा तो कॉमन टेस्ट होगा। अगले साल से ही हमारे युवाओं का
जो एक नुकसान पैसे का होता था, समय का होता था, उनके पेरेंट्स की आप देखेंगे, यदि हम लड़का है तो चलो अकेले भेज भी देते हैं पेपर सेंटर पे, लेकिन हमारी बच्चियां, हमारी बहनें होती हैं तो उनके साथ गार्जियन भी जाते हैं, तो उनके गार्जियन का भी हरासमेंट होता है, उनका भी समय बर्बाद होता है, वो चीज भी यहाँ पे रुकेगी और सभी का फायदा होगा इससे। तो ये चीज दिखाती है कि जो हमारी सरकार है, जो मोदी जी हैं, वो जनता की नब्ज को समझते हैं, वो जनता की परेशानी को समझते हैं और उसके अनुसार ही वो हल निकालने की कोशिश करते हैं। इससे सभी को लाभ होने वाला है। ये बहुत दूरगामी कदम है और मेरे को ऐसा लगता है कि युवाओं को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जी। चमन देसवाल, अगर हम छात्रों के लिहाज से देखें, क्योंकि अब ये उनके लिए बड़ा फैसला लिया गया है, सरकार का ये मानना है कि उनके हित में बहुत बड़ा फैसला है। आप किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस फैसले को और कितना ये समझ पा रहे हैं कि ये आपके हित में लिया गया फैसला है, काफ़ी फ़ायदा इससे आपको आगे मिलेगा? सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जी। कि आपने हमें जोड़ा और हमारे जैसे छात्र छात्राओं की राय लेने की आपने कोशिश की। जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक 26 वर्षीय छात्र हूँ और विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। जी। बैंकिंग की, एसएससी की और रेलवे की। जी। मैं कॉमर्स विषय में नेट क्वालिफाइड हूँ जी। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन दो दो परीक्षाएं होती हैं, कभी जी। बैंक की, कभी हरियाणा एसएससी की या कभी सीटेट एस्टेट वगैरह। जी। तो मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि जो स्टेट्स के एसएससी हैं जी। उनके साथ भी तालमेल किया जाए, उनको भी जोड़ा जाए ताकि एक ही दिन परीक्षा ना हो और बच्चे टेंशन से, डिप्रेशन से और स्ट्रेस से बचें। जी। और ये बहुत ही अच्छा कदम है। हम कई साल से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ऐसा हो। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि एक साल में 6 से 7 परीक्षाएं होती हैं ग्रेजुएशन लेवल की, जी। जो हम दे रहे हैं आजकल। जी। तो जैसा अनुराग जी ने बताया, आपने बताया, एक साल में 2 बार एनआरए परीक्षा लेगा जी। सीईटी की, जी। तो उसमें टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा और एक टाइम मिल जाएगा कि भाई 6 महीने के बाद इस तारीख को परीक्षा है, जी। अपना पूरा जोर लगाएं, अपना पूरा प्रयास करें। और अगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कुछ स्कोर कम रहा तो उसको सुधार भी किया जा सकता है अगले 6 महीने में। जी। और जी। कंचन जी, आपकी अगर राय जानना और चाहें इस फैसले को लेकर, आप किस तरीके से इसे देख रही हैं? बेनिफिशियल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी। हेलो। जी। आवाज़ मिल रही है कंचन मुझे आपकी, बोलिए। मेरे अकॉर्डिंग एक्चुअली जी। अनुराग जी, यहाँ पर कई सवाल भी हैं जिनका जवाब हम लेना चाहेंगे, बारीकी से उन चीज़ों को समझना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर लोगों के मन में, खासतौर पर हमारे युवाओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर जो पहले से ही तैयारी करते आ रहे थे, अब उनको नए पैटर्न से जो है दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिलेबस को लेकर कह सकते हैं कि एक अहम सवाल ये है कि आखिर सिलेबस अब किस आधार पर तय किया जाएगा और बच्चे किस आधार पर जो है तैयारी करेंगे आगे अलग, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिलेबस पूरी तरीके से अलग है। नहीं, आप इसको ध्यान से जब इस पॉलिसी को पढ़ेंगे, नेशनल जी। रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जी। तो इन्होंने क्लियर कहा भी इसके अंदर 3 एजेंसी शामिल है, इसके अंदर गजेटेड पोस्ट शामिल नहीं है। जी। हम इसको ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो जो गजेटेड पोस्ट है जी। वो इसके अंदर शामिल नहीं है। क्लास सी और क्लास डी की पोस्टें हैं और आप क्लास डी, सी और डी की यदि आप जहाँ कहीं भी क्वालिफिकेशन देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, तो ऑलमोस्ट वो एक ही होता है। जी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये भी। जी। अभी स्टेट में, जैसे अभी चमन जी ने बात बताई, अभी स्टेट की जो जॉब है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। जी। पहली बात। दूसरी बात में सिर्फ सी और डी ग्रेड की इसके अंदर पोस्ट है जी। और उनका कोई, यदि आप सिलेबस देखना चाहेंगे, कलर का, जैसे इसका क्लरिकल टेस्ट होता है, जी। तो क्लरिकल पूरे भारत का आप जो सिलेबस देखेंगे मतलब वो एक सा ही है। जी। एक सही है, तो इसमें उसको दिक्कत नहीं होगी कि मैं अब, जबकि पहले उसको समस्या ये थी कि मैं हरियाणा वाला टेस्ट दूं, राजस्थान वाला टेस्ट दूं। अब किसी भी प्रकार से मेरा रिक्वेस्ट है सेंटर से भी कि स्टेट का जो टेस्ट होते हैं उन टेस्टों को भी से किसी तरीके जोड़ा जाए। ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट का एक ही दिन टेस्ट हो, तो सिलेबस इनका लगभग कॉमन ही है। जी। जैसे यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, मैं बात करूं, जी। यूपीएससी की परीक्षा कॉमन टेस्ट होता है, उनकी रैंकिंग के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस वगैरह उनके रैंकिंग के आधार पर सिलेक्शन होता है।
तो उसी प्रकार से जो COD की वो जो पोस्टें हैं उसमें ये बात है, जो बच्चे की क्वालिफिकेशन है और जिस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करना चाहता है उनका कमोबेश लगभग सिलेबस वही होता है। आप SBI बैंक की क्लरिकल करें, आप PNB की क्लरिकल की तैयारी करें, आप यूनियन बैंक की तैयारी करें, आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तैयारी करें, वो सिलेबस कॉमन ही है। तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बच्चा जिस चीज से बचेगा वो है तो उसकी मेंटल हरासमेंट, जी। और एक है तो विभिन्न प्रकार की वो अलग अलग कोचिंग ले रहा था या अलग अलग प्रकार की जो किताबें परचेज कर रहा था, जो गाइडें परचेज कर रहा था, जो एंट्रेंस टेक्स्ट बुक परचेज कर रहा था, उसको नहीं पता था कि क्योंकि उसमें सामान्य ज्ञान लिख दिया, अंग्रेजी लिख दिया, बेसिक गणित लिख दिया, चीज सारी वही थी, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। बल्कि अब आसान होगा इसमें कि एक सिलेबस एक सर्विस के लिए सेम क्वालिफिकेशन का एक सिलेबस डिक्लेयर हो जाएगा और बच्चा उसकी तैयारी करता रहे, तो उसको कितना उसका खर्चा बचेगा और कितना उसके मेंटल स्ट्रेस से बचेगा, ये देखिए इसका कितना बढ़िया बेहतर परिणाम आएगा आने वाले समय, वो आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल। कंचन हमारे साथ दोबारा से जुड़ गई हैं, संपर्क हमारा उनसे हो पा रहा है। कंचन, आपकी अगर हम राय जानना चाहें इस फैसले को लेकर, तो आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला काफी बेनिफिशियल है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो कई लेवल्स में जी। होते हैं, लेकिन ये एक सिंगल एग्जाम है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और एक ही एजेंसी इसे कंडक्ट कराएगी। जी। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा कि पूरे कंट्री में मतलब एक ही एग्जाम होगा, एक ही सिलेबस होगा, और जो मतलब उनके स्टूडेंट्स के ओन डिस्ट्रिक्ट में अगर ये एग्जाम कंडक्ट होगा तो उनकी ट्रैवलिंग, उनका टाइम काफी सारा जो है मतलब बच सकता है, तो उससे उन्हें काफी प्रॉफिट ही होगा। जी। और एक और ये जी तो मतलब 12 लैंग्वेजेस में है और सेंटर्स भी सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम ही प्लेस पर होगा, तो ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। आई थिंक मैं जिस तरह से सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जी इसमें कई लेवल्स है, बट इट्स अ कॉमन सिलेबस, कॉमन एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर ऑल। जी। और एक लड़की होने के नाते हम देखते हैं कि जब ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, दूसरे स्टेट में सेंटर्स आते हैं, तो वहाँ जाने में दिक्कत होती है, फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में जाना होता है, तो अब वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर अदर स्टेट में किसी स्टूडेंट, हेलो, जी जी बोलिए। अगर अदर स्टेट में किसी स्टूडेंट को जाना होगा तो डेफिनेटली उसको दिक्कत होती है। अगर मतलब जैसे किसी स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट एग्जाम है बट उसे ट्रैवलिंग में काफी टाइम मतलब लग सकता है, जो मतलब जैसे मॉर्निंग में किसी की शिफ्ट होती है बट उस टाइम बच्चा नहीं पहुंच पाता है तो उससे एग्जाम हो सकता है। तो अगर सेम प्लेस होगा, सेम डिस्ट्रिक्ट होगी, तो उसमें उसका टाइम जाने में, ट्रैवल करने में और एग्जाम के टाइम तक पहुंचने में उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जी। अनुराग जी, यहाँ पर एक और सवाल ये है कि अब जब CET दे देंगे, क्लियर हो जाएगा, तो क्या उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होगा, जो RRB के एग्ज़ाम्स का होगा, SSC का होगा, उन्हें क्या दोबारा से वहाँ पर प्री देना होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि CET क्लियर होने के बाद यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट हम कर लेंगे, क्योंकि 1.25 लाख नौकरियों के लिए यहाँ 3 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं अप्लाई करते हैं। ऐसे में यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, जो पास होंगे केवल वही आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो क्या वहाँ उन्हें प्री भी दोबारा से देना पड़ेगा, मेंस तो देना ही पड़ेगा? इस बारे में भी जानना चाहेंगे। नहीं, वहाँ स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। जी। जब कॉमन एंट्रेंस हो जाएगा तो उसके बाद उस फील्ड की स्पेशलाइजेशन क्या है। जी। जैसे कि UPSC के अंदर 2 तरह के एग्जाम होते हैं, जी। पहला परी और दूसरा मेन। जी। परी उसकी बेसिक जानकारी पता करने के लिए होता है, भी कॉमन टेस्ट है। जी। उसके बाद मेन होता है जहाँ पर उसकी सभी प्रकार की जो उसकी क्षमता है वो मापी जाती है। जी। क्योंकि यदि बच्चा रेलवे में कॉमन टेस्ट से पास कर लिया, उसके बाद रेलवे में जाना चाहता है, उसका रेलवे के हिसाब से जो स्किल उसमें होनी चाहिए वो स्किल उसमें है क्या। जी। उसी प्रकार की बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, क्या बैंकिंग एप्टीट्यूड उसके पास है क्या। जैसे कि NDA या CDS के अंदर कॉमन टेस्ट के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जी। तो उसको आप स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं, वो चीज है। तो वो तो देखो, आप जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उस फील्ड के कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन तो एप्टीट्यूड होना भी चाहिए। जी। बाकी इसमें बहुत इसका फर्क ये डबल टेस्ट नहीं देने पड़ेंगे। आपका जो प्री तो पूरा क्लियर हो गया, इसमें सिर्फ आप मेन उस फील्ड के क्या तो स्पेशलाइजेशन सीधे तौर पर ये सिर्फ वो समझे कि टेस्ट का प्री होगा। नहीं देना पड़ेगा, सीधा प्री जो CET हमने क्लियर कर लिया उसके बाद सीधा मेंस का एग्जाम छात्रों को देना होगा। हाँ, मेंस बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो भी आगे का जो प्रोसेस होगा जो अभी चल रहा है, क्योंकि NRA सिर्फ CET यहाँ पर करवाएगी, उसके बाद आगे की जिम्मेदारी RRB और IBPS और SSC की ही होगी। ये खुद बॉडीज जो हैं आगे जिस तरीके से कंडक्ट कराती हैं एग्जाम, उसी तरीके से कंडक्ट करवाएंगी। जी, वो संबंधित संस्था देखेंगे उसको क्या उसका फील्ड है।
जी। खेमचंद शर्मा जी, यहाँ पर आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि अब जब प्री यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सीईटी देने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी अपने तरीके से जो चल रहा था प्री मेंस, उसके बाद इसमें ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जो प्रोसेस आगे का होता है उसके तहत ही होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक एग्ज़ाम और बढ़ा दिया गया है छात्रों के लिए। नहीं मैडम, आप ये समझिए, जी। अभी लगभग 2 से 3 करोड़ विद्यार्थी एग्जाम देते हैं जी। और हर एक एग्जाम के लिए लगभग थोड़ा प्लस माइनस करके सब लोग अप्लाई करते हैं और सब लोग एग्जाम देते हैं। जी। तो कोई एक स्क्रीनिंग जी। कि भाई ये पूल है, इस पूल में से आप फर्दर सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जी। तो हर एग्जाम के लिए उतने ही लोग बार बार एग्जाम दे रहे हैं, उतने सेंटर को सेटअप करना पड़ रहा है, जी। उसमें भ्रष्टाचार होने की भी, उसमें मिली जुली होने की चीजें भी सामने आती हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे होता है, उनको कंट्रोल करना, उनको व्यवस्थित करना, इसमें बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसके साथ साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे यूथ हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कठिनाई आती है। तीसरी, अलग अलग एग्जाम का एक स्ट्रेस होता है, एक एग्जाम आज है, एक दूसरा एग्जाम एक हफ्ते बाद है, दूसरे दिन ही है, तीसरे दिन है, ये सारी समस्याएं खत्म होंगी। और रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए भी फायदा है, क्योंकि उनको एक प्री स्क्रीनिंग के साथ उनको एक पूल मिलेगा, उनको रॉ के साथ नहीं डील करना, उनको एक जिनके पास आप कह सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम नॉलेज है, जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ डील करना है। तो फर्दर जब एग्जाम होंगे जो स्पेसिफिक टू बैंक से, स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट एजेंसी होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस पूल में से ही एग्जाम कंडक्ट करेंगे, पूल में से ही सेलेक्ट करेंगे। तो उनके लिए भी एग्जाम सेंटर कम सेटअप करने पड़ेंगे, उनको भी रिसोर्स कम डिप्लॉय करने पड़ेंगे, और इससे बहुत सारी आसानी होगी रिक्रूटर्स के लिए भी और हमारे यूथ के लिए भी। ये एक ऐसा कदम है जिससे सभी को एक विन विन सिचुएशन है, सभी को लाभ होने वाला है, और हमारे जो रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे वो रिसोर्सेज बचेंगे, जो हमारे पेरेंट्स की, गार्जियंस की जो हरासमेंट हो रही थी वो बचेगी, हमारे जो भाई बहनों के जो पैसे खर्च हो रहे थे वो बचेंगे, इससे सभी को लाभ होने वाला है। और आप देखते हैं कई बार तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है, कोई किसी चीज में जा रहा है, और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ये सारी चीजें खत्म होंगी और बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे, अपनी योग्यता पे और अपनी क्षमता पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और एक लाभ और है, अगर आप एक अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस पूल में जा सकते हो, और वो पूल 3 साल के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये भी नहीं कि एक बार आप यदि फेल हो गए तो आप जो पास होने वालों से बहुत ज्यादा पीछे हो गए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का फर्क है, आप फिर उनके साथ शामिल हो जाओगे। तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है। और नेक्स्ट जो बड़ा कदम है, मैं मानता हूँ धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ज्वाइन करेंगी, स्टेट गवर्नमेंट भी इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को एक्सेप्ट करना और यूज करना शुरू करेंगी, और ओवरऑल ये एक सेंटर आप समझिए एक यूनिट बन जाएगा, जिसके अंतर्गत या जिसको यूज करके बाकी एजेंसी या रिक्रूटमेंट जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, वो अपना सिलेक्शन करना शुरू करेंगे। जी। देशवाल, अगर यहाँ पर हम देखें, चमन जी, अगर यहाँ पर हम देखें तो आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। एक आपको सीईटी देना है, तो ये सीईटी के लिए भी एक अलग से तैयारी अब छात्रों को करनी पड़ेगी, उसके लिए भी माइंड सेट करना पड़ेगा। जी, कुछ बदलाव और भी करने होंगे, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी चेंज करने होंगे, और उससे फायदा भी होगा, और कुछ सबको अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ बदलाव करने होंगे, और उसमें समय लगेगा, और समय जब गुजर जाएगा, बदलाव हो जाएंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। कंचन जी, इस पर आपकी क्या राय है? बदलाव अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे कि किसी भी चीज की दोनों इफेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस न्यू पॉलिसी की भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं। ये जो प्रीलिम एग्जाम होता है उसकी अकॉर्डिंग तो ठीक है कि हाँ, बच्चे की जो जनरल एप्टीट्यूड या मतलब जनरल नॉलेज को चेक किया जा सकता है, लेकिन जो मेन स्किल्स होते हैं, जैसे कि सर ने अभी बताया कि यूपीएससी एग्जाम के लिए एक प्री और एक मेन होता है, तो जो मेन स्किल्स होती है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी के लिए हो या बैंकिंग के लिए हो, तो उसके लिए सेकंड एग्जाम कंडक्ट होना जरूरी है। ये सिर्फ एक जनरल एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज ही बच्चे की क्लियर कर सकता है, तो ठीक है, लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही हैं। जी। अनुराग जी, यहाँ पर एक चीज़ और है कि बार बार जो है छात्र
एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि हमारा सीटेट में अभी मार्क्स नहीं आए हैं तो इसको बेहतर वो करने के लिए दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उसमें कम आ जाते हैं तो फिर ऐसे में किस मार्क्स को जो है आगे रखा जाएगा, देखा जाएगा, कम वाले को या ज़्यादा वाले को? क्योंकि इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से ये भी आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्या सीईटी पास करने वाले बच्चे जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाते, अगर वो प्राइवेट भी करते हैं वैकल्पिक तौर पर, तो क्या प्राइवेट जॉब्स में भी इसका कुछ फ़ायदा उनको मिलेगा? ये मैडम सरकार की जब पूरी डिटेल आएगी उसमें पता चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम होता है, टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, ये टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, सीबीएसई के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, जी। भारत के स्कूल जो सेंट्रल स्कूल हैं, आपके नवोदय स्कूल हैं, उन स्कूल में उसकी वैलिडिटी है ही है। उसके अलावा यदि वो बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है तो भी उस टेस्ट की पूरी वैलिडिटी होती है। उसी टेस्ट को वैलिड माना जाता है किसी भी सीबीएसई के अंतर्गत आने वाले सभी प्राइवेट स्कूलों में। जी। तो इसका फायदा ये है, इसमें बात क्लियर लिखी हुई है कि जो सभी सरकारी और सभी प्राइवेट बैंकों में बात क्लियर से मेंशन है कि चाहे सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, दोनों ही प्रकार के बैंकों में इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी। जी। तो ये इसका बढ़िया बेनिफिट जी, इसका खेमचंद बच्चों शर्मा को जी, यही मिलेगा। सवाल मेरा आपसे और भी है, आपसे भी इसका जवाब मैं लेना चाहूँगी। समय की कमी में चाहूँगी कि जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। मैडम, मेरे को ऐसा लगता है कि इस संस्था के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी जुड़ेंगी, जी। प्राइवेट संस्था भी जुड़ेंगी, क्योंकि प्राइवेट संस्था के भी रिसोर्स बचेंगे। उनको फिर से जो इनिशियल स्क्रीनिंग है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस पूल से स्टूडेंट्स को उठा पाएंगे और उनके लिए रिसोर्स बचेंगे। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सभी को होगी और बच्चों के लिए फायदा है कि पहले वो अपने जो कॉमन नॉलेज है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट करें। उनको एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो जो धन्यवाद। नई पॉलिसी यहाँ पर लाई गई है, एनआरई के यहाँ पर गठन की बात की गई है, जो कि सीईटी एग्ज़ाम जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएंगे, उसके तहत काफ़ी कुछ फ़ायदा यहाँ पर बच्चों को होगा आगे के अपने करियर के लिए। क्योंकि यहाँ पर सीईटी जो क्लियर करेगा, हालांकि 3 साल तक इसकी वैधता होगी और वही आगे चलकर खुद वो तय करेंगे कि उन्हें आरआरबी का एग्ज़ाम देना है, आईबीपीएस का देना है, एसएससी का देना है। और कहीं ना कहीं इससे जो है कैंडिडेट पहले ही शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और बेहतर युवाओं को, जिनमें कैपेसिटी है, जिनमें टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं उनको मौका मिल पाएगा और उनका करियर आगे जो है बढ़ पाएगा। लेकिन बाकी लोग भी जो है इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, उनके पास भी पूरा मौका है, क्योंकि साल में 2 बार जो है सीईटी की परीक्षा करवाई जाएंगी और जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें अब पहले सीईटी क्लियर करना होगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से युवाओं के लिए लिया गया है। अब देखना होगा कि इसके दूरगामी परिणाम जो हैं क्या रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।